So dear students, in the last lecture we have discussed about Coulomb's law. In the last lecture we see that the force between two point charges say Q1 and Q2, तो उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो देखा था। यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और सपोज कीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं। से द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज R। तो ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं, R डिस्टेंस से सपोज कीजिए सेपरेट है। तो हमने देखा था कि जो फोर्स है, कि जो कूलम्ब्स फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के। को हमने कंबाइन करके हम एक रिजल्ट पर पहुंचे थे कि F इज इक्वल टू के इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और यहाँ याद रखिए आपका फोर्स जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हमने नहीं काउंट करना, क्योंकि फोर्स इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप Q1 Q2 को यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से पुट करते हैं तो यहाँ पर F के आगे साइन आ जाएगा। तो हम जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि फोर्स कितना होगा, कि Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव हम वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या था यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप K को आप सिंपली बोल सकते हैं जो आपका फोर्स, उसका फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये चूँकि दो चार्जेस रेस्ट पर थे, तो रेस्ट पर है तो हम अपनी स्टडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, तो K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको आप इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है, जैसे हमने ग्रेविटेशन के केस में K को G से रिप्लेस कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होगी अगर आप CGS सिस्टम में अपनी जो है यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन अगर आप SI सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं, तो इन SI सिस्टम K की वैल्यू जो होगी दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस आपके किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, या फिर आप एयर को भी काउंट कर सकते हैं। यानी कि आपके चार्जेस अगर किसी मीडियम में नहीं रखे हुए, यानी कि वैक्यूम है, फ्री स्पेस में है, तो आपके जो ये जो हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। और अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम, किसी मीडियम के लिए। तो जो K की वैल्यू है वो जो है डिपेंड करती है इस एप्सिलॉन के ऊपर। एप्सिलॉन नोड यानी कि फ्री स्पेस में है, और एप्सिलॉन नोड मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, क्लियर है, फ्री स्पेस की बात करते हैं। इन फ्री स्पेस जो K है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने काउंट किया। फ्री स्पेस की बात करते हैं तो K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसके जो यूनिट्स हैं उनको आप ड्राइव कर सकते हो। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ K। यानी कि आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ देखेंगे तो जो K फोर्स है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यूनिट्स SI यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की हम SI यूनिट्स को जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने 11th क्लास में जो है आपके जो डेरिवेशन है वो आपने देखा होगा। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर हम एफ को उस तरफ ले जाते हैं और बाकी जो है उनकी यूनिट्स को हम प्लेस कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगी, इधर एफ को उधर लेकर जाएंगे तो चार्ज की यूनिट कूलम्ब स्क्वायर और नीचे आपका मीटर -2 और न्यूटन इनवर्स, ये ऐसे यूनिट आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की आपकी। ठीक है, वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट की तो जो है पाई की वैल्यू को आप प्लेस करेंगे और उधर से आपको जो है एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई के को हम इस तरफ ले आते हैं, ये इधर एप्सिलॉन को उस तरफ ले जाते हैं, के को इस तरफ लेकर आते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू 9 × 10⁻9 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻9। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी के की वैल्यू है, क्योंकि अपना डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ करनी तो कोई ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होने वाली नहीं है। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट और के बारे में था, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस नहीं किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है फोर्स के बारे में, फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताया था कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स अगर उनके पास मास है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो हमेशा यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यानी कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से आप उस फोर्स को काउंट कर सकते हैं और वो फोर्स आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो उसी बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो है जो आपका ये जो कूलम्ब फोर्स है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि एक किस्म से आप मास को रिप्लेस करके चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यानी कि जब चार्जेस आपके पास होंगे तो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो जो फोर्स होगा आपका वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, और जो आपका जो ये मास है उसके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, जैसे जी की वैल्यू वहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चार्ज और मास की प्रॉपर्टीज़ के बीच में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये तो बात थी कि फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए, वो हम इस नियम का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जो आपका कूलम्ब फोर्स है, सॉरी जो फोर्स है, सिंपली आप फोर्स की बात करें तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली हम सभी जानते हैं कि फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर फॉर्म में भी जो है इसको जो है देखते हैं, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो या सिंपल कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो या तो हम एरो का यूज़ करते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, आगे लिखते हैं कि किस डायरेक्शन में है। तो सिंपली मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस रहे होंगे Q1 और Q2, सपोज कि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हम ये ए पर प्लेस है, बी पर प्लेस है। तो अगर Q2 पर फोर्स निकालना चाहते हैं आप Q1 की वजह से, तो Q2 पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, इधर Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप इधर कोई पॉइंट एन लेकर बता देंगे कि बी एन प्रोड्यूस्ड ये डायरेक्शन। Q2 किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हम डायरेक्शन बता देंगे कि बी ए प्रोड्यूस्ड। और अगर ये सपोज कीजिए इधर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग बी ए, इधर इस डायरेक्शन में होता है आपका। ठीक है, Q2 किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों लगाएंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, चाहे वो नेचर में एक जैसे हैं चार्जेस, चाहे नेचर में एक जैसे नहीं हैं। क्लियर है, सिंपल है कंसेप्ट, बिल्कुल ही आपका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
लेकिन अभी हम जो है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म यानी कि वेक्टर की फॉर्म में ही लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखते हैं देखिए। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। इधर एक्स इधर वाई, ठीक है। इधर एक डायरेक्शन में आपकी जेड, ठीक। इधर सपोज कीजिए आपका कोई पॉइंट चार्ज है Q1 ए पोजीशन पर, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हुआ। तो हमने ए की पोजीशन को बताना है। ये आपका ए की जो पोजीशन है, सपोज कीजिए ये हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की, दैट इज R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका R1 वेक्टर हो गया, ठीक है। उस तरीके से आपका कोई दूसरा चार्ज है बी पॉइंट पर Q2 चार्ज आपका, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके पास एक पोजीशन वेक्टर होगा भाई, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है, ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर होगा आपका R2, ठीक है। इधर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन। अब देखिए आपको फोर्स फाइंड आउट करना है Q2 पर Q1 की वजह से और Q1 पर फाइंड आउट करना है Q2 की वजह से। तो पहले हम सिंबल देख लेते हैं। जो आपका F12 इसका मतलब होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है भाई। तो ये आपके पास जो है फोर्सेस आ गए आपके, क्लियर है। और आपका R1 पोजीशन वेक्टर है का, R2 पोजीशन वेक्टर है जो है बी का। अब R12 देखिए ए बी जो है आपका, ये जो आपका ए बी है, इधर अगर आप ए बी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर जो है, इधर आप ये जो वेक्टर है ए बी, ठीक है। इधर ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे R12 से। और ये क्या होगा आपका, दैट इज R2 माइनस R1, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली आपका जो बी ए वेक्टर होगा, दैट इज R21, दैट इज R1 माइनस R2। आप देख सकते हैं वेक्टर लॉ का यूज़ करके ए बी, देखिए ये इधर आपके क्लॉकवाइज तो R1 वेक्टर, सपोज कीजिए ये आपका R12 वेक्टर हमने लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ यूज़ करोगे तो R12 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 होगा आपका, और R1 को उधर लीजिए तो ये R2 माइनस R1, और इस सिमिलरली आप बी ए को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो हमेशा ये उठता है कि जब Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिया जाए, ए बी लिया जाए कि बी ए लिया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में यही गलती होती है कि हम 1 2 लेते हैं, यहाँ भी 1 2 लेते हैं, या कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, Q1 Q पर फोर्स है Q2 की वजह से, Q1 पर फोर्स है Q2 की वजह से। तो सिंपल इन दोनों को पॉजिटिव मान के चलनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए कि ये दोनों आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये Q1 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। Q2 Q1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये इधर इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी ए वेक्टर है। और बी ए वेक्टर क्या है आपका, R21, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सिंपली, बिल्कुल। और एफ Q1 पर Q2 वजह से फोर्स को नोट करते हैं F12 से, ये आपको याद रखना होगा भाई। 1 पर फोर्स 2 की वजह से, यानी कि जो पीछे है वो धक्का लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इज इक्वल टू Q1 स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, Q2 स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये आर अब कोई जो है आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि भाई ये आपका जो है किसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो 1 से 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है 2 से वो कितना है भाई, बी ए है, यानी कि बी ए है, यानी कि R21 है। तो R21 का स्क्वायर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है उसको यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज R21 की डायरेक्शन है, वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R21 की जगह R12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये F12 R21 जो वेक्टर है उसके जो है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, और R21 की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, बी ए के अलोंग है। क्लियर है। तो आपका जो R21 है वो किसके इक्वल होगा भाई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस वेक्टर को उस वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो ये क्या है, R21 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो R21 का क्या हो जाएगा, नीचे सिंपली क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपका R21 वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर है तो नीचे न्यूमेरिकल का स्क्वायर होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो वे आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जिसे आपने F12 निकाला है उसी तरीके से F21 क्या होगा भाई, सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो फोर्स लगा रहा है वो हमेशा पीछे खड़ा होगा, इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर, और इधर R12 यूनिट वेक्टर। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का क्यूब, और इधर R12 वेक्टर। अब देखिए जो R21 वेक्टर है दैट इज माइनस ऑफ R12 वेक्टर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है। तो इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F21 वेक्टर इज कैन बी रिटन एज, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 की जगह R21 का क्यूब, और इसको आप लिख सकते हो R21 वेक्टर, बट यूज है नेगेटिव साइन। व्हाट इज दिस, दिस इज F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इसका मतलब क्या है भाई कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, द टू फोर्सेस are equal in magnitude and opposite in direction। जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ा हुआ, तो ग्रेविटेशनल लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके डिफरेंट मासेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती है, और इक्वल फोर्सेस एक दूसरे पर लगाते हैं। तो Q1 Q2 जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वे डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें हम जो है कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है जो अभी वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है स्कूल की तरफ से, वो वीडियोस आपने लेक्चर्स देखने हैं, जो पहले आपके यूट्यूब पर जो लेक्चर्स हैं उनको भी आपने जो है स्टडी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।